हेलो दोस्तों, रेस आईएएस एकेडमी लालपुर रांची के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आप अपने स्क्रीन पर देखना शुरू कर चुके हैं हमारा प्रतिदिन का समसामयिकी घटनाक्रम, जो देश और विदेश में महत्वपूर्ण प्रतिदिन का समसामयिकी घटनाक्रम है, उसको समेटे हुए हम इस प्रोग्राम में आपके समक्ष लाते हैं, ताकि आप अपने तैयारी को काफी सहजतापूर्ण आगे ले जाएं और आप अपने जो उद्देश्य हैं उसको आसानी से प्राप्त कर सकें, अपने लक्ष्यों को काफी आसानी से प्राप्त कर सकें। इसी उद्देश्य के साथ हम प्रतिदिन यह कार्यक्रम आपके समक्ष लेकर उपस्थित होते हैं। तो चलिए देखना शुरू करते हैं कि आज का महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम क्या है, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी उपयोगी है। क्योंकि हम बहुत सारे घटनाक्रमों में उन्हीं को सिलेक्ट करते हैं जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के दृष्टिकोण से काफी अति महत्वपूर्ण होते हैं। तो अब आप अपने स्क्रीन पर देखना शुरू कर चुके हैं और आपके स्क्रीन पर जो पहला आज का घटनाक्रम है उसमें है 2000 साल पुराने पाठ के रहस्यों को उजागर करेंगे। तो 2000 साल जो हमारे पुराने पाठ हैं, अलग अलग जो हमारे महत्वपूर्ण साहित्यिक ग्रंथ हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना ग्रंथ है, संस्कृत में लिखा गया। उसके बाद फिर कई सारे अनेक पुस्तकों की रचना की गई है, अनेक साहित्य की रचना की गई है। तो आखिर में यह 2000 साल किस पुराने पाठ के रहस्यों को उजागर करने की बात की जा रही है। चलिए हम देखते हैं। तो रूपा पाई, following up on her award-winning best-selling book, The Gita for Children, author Rupa Pai upcoming children's book will uncover the secrets of Patanjali's 2000-year-old text on yoga. The Yoga Sutra for Children, published by Hache India, aims to add the practice of yoga to children's everyday life and help them harness their mental power to bring out the best in themselves. तो रूपा पाई अपनी पुरस्कार विजेता बेस्ट सेलिंग पुस्तक द गीता फॉर चिल्ड्रेन के बाद उनकी आगामी बच्चों की पुस्तक पतंजलि के योग पर 2000 साल पुराने पाठ के रहस्यों को उजागर करेगी। हैचेट इंडिया द्वारा प्रकाशित द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रेन का उद्देश्य बच्चों के रोजमर्रा के जीवन में योग के अभ्यास को जोड़ना है और उन्हें अपने आप में सर्वश्रेष्ठ लाने के लिए अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करने में मदद करना है। तो आप जान ही रहे हैं कि योग हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है और 21 जून को विश्व योगा दिवस मनाया जाता है। अगला जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है उसमें निदेशक मंडल में शामिल हो गए माइकल मीबैक। तो माइकल मीबैक किस निदेशक मंडल में शामिल हुए हैं, चलिए आइए देखते हैं। मास्टर कार्ड सीईओ माइकल मेबैक has joined the board of directors of the US India Strategic and Partnership Forum. Meibach said the India Strategic and Partnership Forum is an important platform for business and government leaders to come together and advance the next phase of growth in the US-India partnership, believing that the relationship between the two countries is vital to the global economy, will define the future and shape their ability to together address the most pressing global challenge. तो मास्टर कार्ड के सीईओ जो आप यूज करते हैं मास्टर कार्ड एटीएम के रूप में, तो उसके सीईओ माइकल मीबैक अमेरिका भारत जो रणनीतिक साझेदारी और समझदारी मंच है के निदेशक मंडल में शामिल हो गए। मीबैक ने कहा कि भारत रणनीतिक और साझेदारी मंच व्यापार और सरकार के नेताओं के लिए एक साथ आने और अमेरिका भारत साझेदारी में विकास के अगले चरण को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। उनका मानना है कि दोनों देशों के बीच संबंध वैश्विक अर्थव्यवस्था के भविष्य को परिभाषित करेंगे और सबसे अधिक दबाव वाली वैश्विक चुनौतियों से एक साथ निपटने की उनकी क्षमता को आकार देंगे।
अगला जो घटनाक्रम है उसके तहत दीर्घकालिक सहयोग में प्रवेश किया है। ये दीर्घकालिक सहयोग किनके बीच में है और इसमें क्या है तो देखते हैं। इन्फोसिस एंड डेंस्के बैंक हैव entered into a long-term collaboration with an aim to accelerate the bank's digital transformation goals. The collaboration, valued at $454 million for an initial 5-year period with the potential for 3 one-year extension, will help DES achieve their strategic objective of improving customer experiences, operational efficiency, and applying advanced technology to the modern technological environment. The intention is to support the bank. This collaboration is expected to add speed and scalability to Danske Bank's digital transformation journey. तो इंफोसिस और डेंस्के बैंक ने बैंक के डिजिटल परिवर्तन लक्ष्यों में तेजी लाने के उद्देश्य से दीर्घकालिक सहयोग में प्रवेश किया है। 3 साल के विस्तार की क्षमता के साथ प्रारंभिक 5 साल की अवधि के लिए $454 मिलियन का मूल्य वाला सहयोग ग्राहक अनुभवों, परिचालन दक्षता में सुधार और आधुनिक तकनीकी वातावरण के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों को लागू करने के अपने रणनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में डेंस्के बैंक का समर्थन करने का इरादा है। इस सहयोग से डेंस्के बैंक की डिजिटल परिवर्तन यात्रा में गति और स्केलेबिलिटी आने की उम्मीद है। अगला जो घटनाक्रम है उसमें 6% पर बरकरार रहेगी। क्या बरकरार रहेगी? तो जो सकल घरेलू उत्पाद भारत की है उसकी वृद्धि दर 6% रहने का अनुमान लगाया गया है। तो चलिए देखते हैं स्लाइड में क्या है। लीडिंग क्रेडिट रेटिंग एजेंसी AFC ग्लोबल रेटिंग हैज रिटेन्ड इंडिया GDP ग्रोथ forecast for the fiscal year 2023-24 at 6%. This forecast places India as the fastest growing economy among Asia Pacific countries. The rating agency decision to maintain the growth outlook is based on the country's domestic resilience. तो प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी AFC ग्लोबल रेटिंग ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के अनुमान को 6% पर बरकरार रखा है। यह पूर्वानुमान भारत को एशिया प्रशांत देशों के बीच सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में रखता है। रेटिंग एजेंसी की वृद्धि परिदृश्य को बनाए रखने का निर्णय देश के घरेलू लचीलेपन पर आधारित है। तो हमारा जो GDP का ग्रोथ रेट है वह इस ग्लोबल रेटिंग एजेंसी के द्वारा 6% निर्धारित किया गया है। अगला जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है वह है नए परिसर की आधारशिला रखी गई है। अब ये क्या परिसर बन रहा है? संसद भवन के उद्घाटन के बाद। अब कहाँ का नया परिसर? किसी विधानसभा का बन रहा है या किसी कोर्ट परिसर का बन रहा है या कोई सेक्रेटेरिएट बन रहा है बिल्डिंग। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो CJI डॉक्टर जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ laid the foundation stone for the new campus of Jammu and Kashmir and Ladakh High Court. The cost of this complex is estimated to be more than 800 crore rupees. It will be completed in the least possible time. It will have 35 courtrooms. It will also have chamber for 1000 lawyers with space for future expansion. तो CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डॉक्टर जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के नए परिसर की आधारशिला रखी है। इस परिसर की लागत 800 करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है। इसे कम से कम समय में पूरा कर लिया जाएगा। इसमें 35 कोर्ट रूम होंगे। इसमें भविष्य में विस्तार के लिए जगह के साथ 1000 वकीलों के लिए चैम्बर भी होंगे। तो लगभग सभी जो पुरानी हमारी कोर्ट हैं उनमें धीरे धीरे जगह कम पड़ रहा है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, जैसे जैसे मामले बहुत सारे आ रहे हैं, अलग अलग नए क्षेत्र के मामले आ रहे हैं,
उसके लिए कोर्ट रूम वगैरह कम पड़ रहा है, तो इसलिए अधिकांश राज्यों में नए कोर्ट परिसर बनाया जा रहा है। अगला जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है उसमें भारत में अग्रणी विश्वविद्यालय। तो एशिया के अंतर्गत कौन सा भारत का अग्रणी विश्वविद्यालय बना है जो हाई रैंकिंग पर है, तो चलिए देखते हैं। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इज द लीडिंग यूनिवर्सिटी इन इंडिया इन द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 released by Time Higher Education. The rating highlight the performance and reputation of universities across Asia. तो टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भारतीय विज्ञान संस्थान भारत में अग्रणी विश्वविद्यालय है। रैंकिंग एशिया भर के विश्वविद्यालयों के प्रदर्शन और प्रतिष्ठा को उजागर करती है। तो हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द साइंस है वह अग्रणी विश्वविद्यालयों में शामिल है। अगला जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है कि फीफा के फैसले का गर्मजोशी स्वागत किया। किसने किया, किस देश ने किया? फीफा का। क्योंकि फीफा आप जानते हैं फुटबॉल विश्व कप का आयोजन करता है, फुटबॉल के क्षेत्र में काम करता है। जैसे हमारा आईसीसी है तो वह क्रिकेट के क्षेत्र में है, बीसीसीआई है तो भी क्रिकेट के क्षेत्र में है। तो फीफा विश्व का फुटबॉल का सबसे प्रमुख संस्थान। आइए देखते हैं। तो इन ए सिग्निफिकेंट अचीवमेंट फॉर इंडोनेशियन स्पोर्ट, द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स हैज वार्मली वेलकम फीफाज डिसीजन to choose Indonesia as the host country for the upcoming U-17 World Cup. The announcement has generated excitement and optimism among rights and sports fans. तो इंडोनेशिया के खेलों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि वहां युवा और खेल मंत्रालय ने आगामी अंडर-17 विश्व कप के लिए इंडोनेशिया को मेजबान देश के रूप में चुनने के फीफा के फैसले का गर्मजोशी स्वागत किया। इस घोषणा ने अधिकारों और खेल प्रेमियों के बीच उत्साह और आशावाद को जन्म दिया है। तो ये जरूरी है आपके लिए जानना कि अगला जो अंडर-17 विश्व कप जो फुटबॉल का होगा फीफा के द्वारा वह इंडोनेशिया में आयोजित किया जाएगा, क्योंकि यह प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है। अगला जो है आज का घटनाक्रम उसमें है डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। तो डॉक्टरेट की मानद उपाधि से किसको सम्मानित किया गया है तो देखते हैं। रिनाउंड सिंगर कंपोजर शंकर महादेवन हैज बीन अवार्डेड एन ऑनरेरी डॉक्टरेट डिग्री बाय Birmingham City University in England. This prestigious honors is a tribute to his significant contribution in the field of music and art. प्रसिद्ध गायक संगीतकार शंकर महादेवन को इंग्लैंड में बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। यह प्रतिष्ठित सम्मान संगीत और कला के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए एक श्रद्धांजलि है। अगला जो महत्वपूर्ण है कि अल हकीम मस्जिद में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यात्रा की। तो यह अल हकीम कहां की मस्जिद है? भारत में है, सऊदी अरब में है या अमेरिका में है, ब्राजील में है, कहां है? चलिए देखते हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी visit to the Al Hakim Mosque in Cairo, Egypt holds great significance, especially for the Dawoodi Muslim community in India. The mosque, which dates back to the 11th century, is named after the 16th Fatimid Khalifa Al Hakim bi Amr Allah. तो मिस्र के काहिरा में अल हकीम मस्जिद में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा विशेष रूप से भारत में दाऊदी मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत महत्व रखती है। मस्जिद जो 11वीं शताब्दी की है का नाम 16वें फातिमिद खलीफा अल हकीम बी अम्र अल्लाह के नाम पर रखा गया है। तो भारतीय प्रधानमंत्री ने इजिप्ट के जो राजधानी है काहिरा उसके मस्जिद, वहां जो मस्जिद है अल हकीम, उसका दौरा किया है।
अगला जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है कि नागरिकता और पासपोर्ट बहुत सारे भारतीयों ने छोड़ दिए हैं। तो इन द लास्ट 10 years 16 lakh Indians have given up their citizenship and 70,000 have given up their passport. Around 70,000 Indian citizens have surrendered their passport between 2011 and 2022. पिछले 10 वर्षों में 16 लाख भारतीयों ने नागरिकता और 70,000 ने पासपोर्ट छोड़ दिए। 2011 से 2022 के बीच करीब 70,000 भारतीय नागरिकों ने अपना पासपोर्ट सरेंडर किया है। यानी देश की स्थिति बदल रही है, तो भारत में वो कारोबार करना चाह रहे हैं, इसलिए अपना पासपोर्ट सरेंडर कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग कुछ परिस्थितियों से नागरिकता भी भारत की छोड़ रहे हैं और विदेशों में जाकर के बस रहे हैं, क्योंकि वहां रिसर्च से लेकर के और कई सारे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उन्हें स्थान मिलता है। और जो ये नागरिकता भारत की छोड़ते हैं और जो बाहर जाते हैं, बहुत सारे हमारे इंटेलेक्चुअल जो क्लास है, बौद्धिक वर्ग है, तो इसको कहा जाता है ब्रेन ड्रेन। चलिए अगला जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है वह है उत्प्रेरक की स्थापना। ये कैटलिस्ट की स्थापना कहां की गई है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है सेटअप कैटलिस्ट। दीज आर सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस टू एक्सेलरेट द एडॉप्शन ऑफ एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी इन द इंडियन इंडस्ट्री। कैटलिस्ट इज एन acronym for Center for Advanced Technological Philosophy. It seeks to play a catalytic role in improving the energy efficiency of Indian industry. तो विद्युत मंत्रालय ने उत्प्रेरक की स्थापना की है। यह भारतीय उद्योग में ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों को अपनाने में तेजी लाने के लिए उत्कृष्टता का केंद्र है। उत्प्रेरक उन्नत तकनीकी दर्शन केंद्र का संक्षिप्त रूप है। यह भारतीय उद्योग की ऊर्जा दक्षता में सुधार करने में एक उत्प्रेरक भूमिका निभाने का प्रयास है। तो यह था आज का आपका मुख्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। आशा है कि आपको यह वीडियो काफी पसंद आएगा। आप इससे अपने जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी है उसको आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसी आशा के साथ हम यह प्रोग्राम खत्म करते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ इसे लाइक करना, इसे शेयर करना और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे हौसलों को आप उड़ान दें ताकि हम आप तक इसी तरह के डेली के करंट अफेयर प्रोग्राम लेकर आते रहें। तो चलिए आज का यहीं हम इसे समाप्त करते हैं। जय हिंद।